नमस्कार साथियों, ना रुकना है न थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान के भू आकृति प्रदेश। और जब हम राजस्थान के भू आकृति प्रदेशों का अध्ययन करते हैं तो उच्चावच और संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में या भू आकृति प्रदेशों में विभाजित किया, जिसमें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हैं, अरावली पर्वतीय प्रदेश हैं, पूर्वी मैदानी प्रदेश हैं और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश हैं। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में आज हम चर्चा करने वाले हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश। और जब हम अरावली पर्वतीय प्रदेश की बात करेंगे तो सबसे पहले जो हमें प्रश्न पूछे आते हैं वह अरावली पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति को लेकर प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद उसके विस्तार, विशेषता और वर्गीकरण के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जितने भी प्रश्न जो अरावली को लेकर पूछे जाने की संभावना है या पूछे जा सकते हैं, उन सभी प्रश्नों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। राजस्थान के भौतिक प्रदेश में हम बात करेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश। और जब हम अरावली पर्वतीय प्रदेश का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हमें पर्वत के बारे में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि अरावली एक पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वत है। तो हमें सबसे पहले तो पर्वत के बारे में पता होना चाहिए कि पर्वत किसे कहते हैं। तो देखिए, जब हम पर्वत की बात करते हैं जिन्हें हम माउंटेन्स के रूप में जानते हैं, पर्वत क्या होते हैं? पर्वत वह स्थल आकृति, वह स्थल आकृति जो अपने समीपवर्ती कि वह स्थल आकृति जो अपने समीपवर्ती क्षेत्र से ऊंचा हो। सबसे पहला तो वह अपने समीपवर्ती क्षेत्र से क्या होगा? ऊंचा, दूर से स्पष्ट दिखाई दे, दूर से स्पष्ट दिखाई दे, संकुचित शिखर और तीव्र ढाल वाले, संकुचित शिखर और तीव्र ढाल वाले उच्चावच पर्वत सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि पर्वत क्या होते हैं। तो अब समझना यहां से कि पर्वतों का जब हम अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो पर्वत है
वह अपने जो समीपवर्ती क्षेत्र है इस यहां जो क्षेत्र है, इस समीपवर्ती जो क्षेत्र है, इससे क्या होते हैं? ऊंचे होते हैं। सबसे पहले तो यह ध्यान रखना कि यहां जो है पर्वत अपने समीपवर्ती क्षेत्र से क्या होते हैं? ऊंचे होते हैं। दूसरा, दूर से यहां स्पष्ट दिखाई देते हैं। तीसरा, इनका जो शिखर होता है वह क्या होता है? संकुचित होता है। और इनका ढाल जो है वह क्या होता है? तीव्र ढाल होता है। तो ऐसी जो स्थल आकृति होती है, इस स्थल आकृति को क्या कहा जाता है? पर्वत कहा जाता है। तो ध्यान रखना, पर्वत क्या होते हैं? वह जो अपने समीपवर्ती क्षेत्र से ऊंचे होते हैं, दूर से स्पष्ट दिखाई देते हैं, जिनका शिखर संकुचित होता है, और तीव्र ढाल वाले जो उच्चावत होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। अब दूसरा और सिंपल सा जो प्रश्न हमें पूछा कि जो पर्वत होते हैं वह द्वितीयक क्रम के उच्चावच है। यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि पर्वत जो है, पर्वत द्वितीयक क्रम के उच्चावच होते हैं। जिनका निर्माण पृथ्वी के अंतर्जात बल जैसे वलन, भ्रंशन, ज्वालामुखी से, यानी कि पृथ्वी पर ऐसे उच्चावच जिनका निर्माण पृथ्वी के अंतर्जात बल या पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां जैसे वलन है, भ्रंशन है, ज्वालामुखी क्रिया है, इनसे जिनका भी निर्माण होता है, जिन स्थल आकृतियों का निर्माण होता है, उन्हें हम द्वितीयक क्रम के उच्चावच कहते हैं। क्योंकि पृथ्वी पर जो भी उच्चावच है उन्हें हम 3 क्रम में विभाजित करते हैं: प्राथमिक क्रम, द्वितीयक क्रम और तृतीयक क्रम। प्राथमिक क्रम में महाद्वीप और महासागर आते हैं। द्वितीय क्रम में वह सभी संरचनाएं आएगी जिनका निर्माण पृथ्वी के अंतर्जात बल जैसे वलन से, भ्रंशन से, ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से पर्वत हैं, पठार हैं और पटल विरूपणी जो मैदान है वह सब इसी का ही परिणाम है। और इसके बाद जो आते हैं तृतीय क्रम के, जिनका निर्माण पृथ्वी पर बहिर्जात बलों से हुआ है, अपर्दन से, अपसरण से, निक्षेपण से, आनाच्छादन से होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? तृतीय क्रम के उच्चावच कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, पर्वत जो है यह द्वितीय क्रम के उच्चावच। अब यहां जो है अपने समीपवर्ती क्षेत्र से ऊंचे होते हैं, तो इसलिए पर्वतों की जो औसत ऊंचाई मानी गई है वह 900 मीटर से अधिक होती है। यह ध्यान रखना, पर्वतों की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 900
मीटर से अधिक। यहां ध्यान रखना कि जो पर्वत होंगे उनकी औसत ऊंचाई 900 मीटर से भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब 900 से 1800 भी हो सकती है, 2700 भी हो सकती है, 2700 से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन औसत ऊंचाई 900 मीटर से सदैव क्या होगी, अधिक होगी। क्यों? क्योंकि जो मैदानी भाग है वह समुद्र तल से 300 मीटर की ऊंचाई के होते हैं। पठारों की बात करते हैं तो सामान्यतः 300 से 600 मीटर की ऊंचाई के होते हैं, लेकिन जब हम पर्वतों की बात करते हैं तो वह 600 से अधिक 900 भी होते हैं, 1800 भी होते हैं, 2700 भी होते हैं, उससे भी जो है ऊंचाई वाले पर्वत होते हैं। और इसीलिए यह कहा गया है कि पर्वतों की औसत ऊंचाई समुद्र तल से सदैव 900 मीटर से क्या होगी, ज्यादा। और जब हम अरावली की बात करें तो अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर मानी जाती है, यानी कि 900 मीटर से ज्यादा मानी जाती है। क्लियर हो गया? अब प्रश्न आता है कि यहां जो है, यहां तीव्र ढाल वाले होते हैं, तो यहां सदैव समतल के साथ कितने 26 से लगाकर 35 डिग्री का क्या बनाते हैं, कोण बनाते हैं। कैसे? यहां समतल है और यहां समतल के साथ सदैव क्या बनाएंगे, एंगल बनाएंगे। कितना बनाएंगे? 26 डिग्री से लगाकर 35 डिग्री तक का क्या बनाते हैं, कोण बनाते हैं। यानी कि पर्वत समतल के साथ 26 डिग्री से 35 डिग्री तक का कोण बना। तो इस प्रकार से कि जब भी हम अरावली पर्वतीय प्रदेश का अध्ययन करें तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि पर्वत किसे कहते हैं, और पर्वत की एक सामान्य विशेषता क्या होती है कि पर्वत द्वितीयक क्रम के उच्चावच होते हैं। इनकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 900 मीटर से सदैव अधिक होगी और यह समतल के साथ लगभग 26 से लगाकर 35 डिग्री तक का क्या बनाते हैं, कोण बनाते हैं। यह तो पर्वत की विशेषता। अब जब हम अरावली की बात करें तो हम पढ़ते हैं कि अरावली जो है वह एक प्री कैम्ब्रियन कालीन पर्वत है। अरावली एक प्राचीन वलित पर्वत है। अरावली वर्तमान में एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। इस प्रकार से भी हम लोग अध्ययन करते हैं। तो जब भी हम अरावली पर्वतीय प्रदेश का अध्ययन करें तो हमें सबसे पहले तो पर्वत के बारे में सामान्य जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद हमें पर्वतों के प्रकार के बारे में कि पर्वतों के प्रकार कितने प्रकार के हैं, और उसी से हमें यह पता चलेगा कि अरावली किस प्रकार का पर्वत है। तो अब हम बात करते हैं पर्वतों के प्रकार कि पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। पर्वत के प्रकार। और जब हम पर्वतों के प्रकारों का अध्ययन करते हैं तो हम पर्वतों को सामान्यतः दो भागों में विभाजित करते हैं। किस रूप में? एक तो पर्वत के निर्माणकारी
हलचल के आधार पर और दूसरा पर्वत के निर्माण की प्रक्रिया के यानी कि जो पर्वत है उनको सामान्यतः हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक तो कहते हैं कि पर्वत के निर्माणकारी हलचल, कई जगह लिखा हुआ होता है कालक्रम, कि कालक्रम के आधार पर पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा निर्माण की प्रक्रिया, कि उनका निर्माण किस प्रोसेस से हुआ है, इसके अंतर्गत निर्माण कब हुआ है और इसके अंतर्गत निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ है। तो इस प्रकार से पर्वतों को सामान्यतः हम दो श्रेणियों में विभाजित करते हैं। जब हम पर्वतों के निर्माणकारी हलचल के आधार पर बात करें तो पर्वत चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। एक तो होता है चर्नियन पर्वत, जिसे प्री कैम्ब्रियन पर्वत भी कहते हैं। दूसरा होता है कैलिडोनियन पर्वत, तीसरा होता है हर्सिनियन पर्वत, और चौथा होता है अल्पाइन पर्वत। अल्पाइन पर्वत। और जब हम निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर बात करते हैं तो इसमें जो पर्वत आते हैं उसमें एक तो है वलित पर्वत है, भ्रंशोत पर्वत है, गुंबदाकार पर्वत है, संग्रहित पर्वत हैं, अवशिष्ट पर्वत हैं, जटिल पर्वत हैं और मिश्रित पर्वत। तो इस प्रकार से हम पर्वतों को दो भागों में विभाजित करते हैं। एक तो निर्माणकारी हलचल के आधार पे और एक निर्माण की प्रक्रिया के आधार। अब इसी को आधार बनाकर हमें अरावली के संदर्भ में पूछा जाता है, और जब हम अरावली की उत्पत्ति का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि निर्माणकारी हलचल के आधार पे अरावली किस प्रकार का पर्वत है और निर्माण की प्रक्रिया के आधार पे अरावली किस प्रकार का पर्वत है। तो इसलिए जब भी हम अरावली पर्वतीय प्रदेश का अध्ययन करें तो सबसे पहले अरावली की उत्पत्ति को समझने का कोशिश करें, क्योंकि जब तक हम अरावली की उत्पत्ति को नहीं समझेंगे हमें यह नहीं पता चलेगा कि अरावली किस प्रकार का पर्वत है। क्योंकि सामान्यतः जब हम किताबों में पढ़ते हैं या रटते हैं तो यही पढ़ते हैं कि अरावली प्री कैम्ब्रियन कालीन पर्वत है, अरावली प्राचीन वलित पर्वत है, या फिर अरावली एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो इसका मतलब क्या है कि अरावली जो है वह पर्वतों के निर्माणकारी हलचल के आधार पर किस प्रकार का पर्वत है और
अरावली जो है निर्माण की प्रक्रिया के आधार पे किस प्रकार का पर्वत है और वर्तमान में अरावली किस रूप में है। तो इसीलिए जब हम अरावली पर्वतीय प्रदेश का अध्ययन करें तो सबसे पहले पर्वत किसे कहते हैं और पर्वत कितने प्रकार के हैं, इसकी सामान्य हमें जानकारी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं अरावली की उत्पत्ति, और जब हम अरावली की उत्पत्ति की बात करें तो हमें दोनों ही पॉइंट क्लियर हो जाएंगे कि जब हमें पर्वत निर्माणकारी हलचल के आधार पर पूछा जाएगा तो अरावली किस प्रकार का पर्वत है, और जब हमें निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर पूछा जाएगा तो अरावली किस प्रकार का पर्वत है और वर्तमान में अरावली किस रूप में है, यह सब हमें क्लियर हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं अरावली की उत्पत्ति कब हुई, किस कालखंड में हुई और कैसे हुई है। कि यह जो पर्वत है, यहां है अरावली पर्वतीय प्रदेश, और इस अरावली पर्वतीय प्रदेश की जो है उत्पत्ति कब हुई। सबसे पहले तो हमें कालखंड पता होना चाहिए, उसके बाद किससे हुई, उसके बाद किस क्रिया से हुई, कौन सी गति उत्तरदायी है, कौन सा बल उत्तरदायी है, कौन सी क्रिया उसके लिए उत्तरदायी है। तो देखिए जब हम अरावली की उत्पत्ति की बात करते हैं अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति, कि अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति कब और कैसे हुई है। तो जब हम पृथ्वी की भू समय सारणी का अध्ययन करते हैं, पृथ्वी की भू समय सारणी के अनुसार 4.8 अरब वर्ष पूर्व से 57.5 करोड़ वर्ष पूर्व आद्य महाकल्प एजोइक एरा या प्री पैलियोजोइक एरा के पूर्व प्राथमिक युग के प्री कैम्ब्रियन काल में चर्नियन हलचल के कारण गोंडवाना
लैंड में अभिसारी गति से उत्पन्न संपीड़न बल के कारण वलन की क्रिया से मोड़दार पर्वत ऑब्लिक वलित पर्वत का निर्माण हुआ, जिसे अरावली पर्वतमाला कहा। देखिए, जब हम अरावली की उत्पत्ति की बात करें तो जो अरावली की उत्पत्ति यह पृथ्वी की भू समय सारणी के अनुसार लगभग 4.8 अरब वर्ष पूर्व से 57.5 करोड़ वर्ष पूर्व का जो कालखंड आया, जिसे आद्य महाकल्प, एजोइक एरा या प्री पेलियोजोइक एरा कहते हैं। इसके पूर्व प्राथमिक युग से पहले पूर्व प्राथमिक युग में किस काल में? प्री कैम्ब्रियन काल। यह सबसे इंपॉर्टेंट है। प्री कैम्ब्रियन काल में चर्नियन हलचल के कारण, और चर्नियन हलचल किसमें हुई? गोंडवाना लैंड में चर्नियन हलचल के कारण अभिसारी गति हुई, और जब अभिसारी गति हुई तो उससे संपीड़न बल की उत्पत्ति हुई, और संपीड़न बल से वलन की क्रिया हुई, और वलन की क्रिया से एक मोड़दार या वलित पर्वत का निर्माण हुआ, जिसे अरावली पर्वतमाला कहा जाता है। तो इसलिए ध्यान रखना कि अरावली पर्वतमाला को लेकर जो सामान्य प्रश्न हमें पूछे जाते हैं वह उत्पत्ति के आधार पे पूछे जाते हैं। अब यहां तो हमने पढ़ा अरावली की उत्पत्ति कैसे हुई, तो पूरा क्लियर। अब यहां से हमें क्या पूछा जाएगा? सबसे पहले तो हमें यह पूछा जाएगा, क्योंकि अरावली एक उच्चावच है, भौगोलिक उच्चावच है, तो सबसे पहला प्रश्न हमें पूछा जाता है कि अरावली जो है किस क्रम का उच्चावच है। तो देखिए, इसका निर्माण किससे हुआ है? वलन की क्रिया से हुआ है। और वलन की क्रिया क्या है? एक अंतरजात बल है, और जो अंतरजात बल है उससे जिस संरचना का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? द्वितीयक क्रम की संरचना कहते हैं। तो ध्यान रखना, सबसे पहले क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो पर्वत होते हैं वह द्वितीयक क्रम की उच्चावच होते हैं, तो इसलिए हमें सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि अरावली किस क्रम की संरचना है। तो अब समझना यहां से, अरावली पर्वतमाला द्वितीयक क्रम का उच्चावच है, जिसका निर्माण
पृथ्वी के अंतर्जात बल वलन से हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यह आता है कि अरावली जो है वह किस क्रम का उच्चावच है? द्वितीयक क्रम का उच्चावच। अब दूसरा, अरावली की उत्पत्ति किससे हुई है? गोंडवाना लैंड से हुई है, और गोंडवाना लैंड विश्व का प्राचीनतम भूखंड है, और इसीलिए राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाता है तो अरावली पर्वतीय प्रदेश राजस्थान का सबसे प्राचीन भूखंड है। क्यों? क्योंकि इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? गोंडवाना लैंड से हुई है। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान का सबसे प्राचीन भूखंड है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति विश्व के प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना लैंड से, यानी कि अरावली राजस्थान का सबसे प्राचीन भूखंड है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? गोंडवाना लैंड से हुई। अब यही प्रश्न हमें भारत के संदर्भ में पूछा जाता है कि जो अरावली पर्वतमाला है यह किस भारतीय उच्चावच का भाग है? तो ध्यान रखना, अरावली की उत्पत्ति किससे हुई है? गोंडवाना लैंड से। और जब हम भारत के भूगोल का अध्ययन करते हैं, भारत के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन करते हैं, तो हम पढ़ते हैं कि जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है उसकी उत्पत्ति किससे हुई है? गोंडवाना लैंड से हुई है, और इसीलिए अरावली पर्वतमाला प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का भाग माना जाता है। अरावली पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का भाग है। क्लियर का? यानी कि जो अरावली है यह द्वितीय क्रम की संरचना है, यह राजस्थान का सबसे प्राचीन भूखंड है, और यह किस भारतीय उच्चावच का भाग है? तो यह प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का भाग है। इसके बाद आता है कि अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम
वलित यह विश्व की क्या है? प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। तो इस तरह से हमें अब देखिए यहां पे अरावली को थोड़ा सा समझना कि अरावली की उत्पत्ति कैसे हुई है। कि जब हम अरावली की उत्पत्ति की बात करते हैं तो हम पढ़ते हैं आद्य महाकल्प के पूर्व प्राथमिक युग के प्री कैम्ब्रियन काल यानी कि 4.8 अरब वर्ष पूर्व से 57.5 करोड़ वर्ष इस कालखंड में जो गोंडवाना लैंड था, कौन सा लैंड? जो गोंडवाना लैंड था, इसकी जो प्लेटें थी, एक यह प्लेट ए और दूसरी यह प्लेट बी, यानी कि इस गोंडवाना लैंड की जो दो प्लेटें थी, ए और दूसरी बी, इन दोनों प्लेटों में कौन सी गति हुई? अभिसारी गति। कि जब गोंडवाना लैंड की प्लेटों में अभिसारी गति हुई, दोनों एक दूसरे की ओर आई, तो इस अभिसारी गति से कौन से बल की उत्पत्ति हुई? संपीड़न बल की उत्पत्ति हुई। और संपीड़न बल से कौन सी क्रिया हुई? वलन। और वलन से किसका निर्माण हुआ? मोड़दार पर्वत का निर्माण हुआ, जिसे क्या कहा गया? अरावली कहा गया। तो यह ध्यान रखना कि आद्य महाकल्प के पूर्व प्राथमिक युग के प्री कैम्ब्रियन काल में गोंडवाना लैंड में अभिसारी गति से उत्पन्न संपीड़न बल के कारण वलन की क्रिया हुई, और वलन की क्रिया से मोड़दार पर्वत, जिसे क्या कहा गया? वलित पर्वत। वलित पर्वत का जो निर्माण हुआ, उसे ही क्या नाम दिया गया? अरावली पर्वतमाला नाम दिया गया। अब जब हमें प्रश्न पूछा जाता है कि हम कहते हैं कि अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, तो अब यहां विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला क्यों है? क्यों? क्योंकि जब हम भू समय सारणी का अध्ययन करते हैं तो कहा जाता है कि लगभग 40 करोड़ वर्ष पूर्व या 50 मिलियन वर्ष पूर्व आद्य महाकल्प में प्री कैम्ब्रियन काल में चर्नियन हलचल हुई थी, और चर्नियन हलचल के कारण जिन पर्वतों का निर्माण हुआ, उन सभी पर्वतों को क्या कहा जाता है? चर्नियन पर्वत, प्री कैम्ब्रियन कालीन पर्वत कहते हैं। और इसीलिए जो अरावली है, अब समझना यहां से कि अरावली की उत्पत्ति को लेकर हमने तो यह पढ़ा कि यह द्वितीय क्रम की संरचनाएं, यह विश्व का प्राचीनतम भूखंड है या विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला। लेकिन कई बार हमें पूछा जाता है कि अरावली किस हलचल का परिणाम है, तो अब यह समझना यहां से।
अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति 40 करोड़ वर्ष पूर्व या 550 मिलियन वर्ष पूर्व। प्रथम पर्वत निर्माणकारी हलचल चरणियन हलचल या प्री कैम्ब्रियन हलचल के कारण हुआ है। तो इसलिए ध्यान रखना कि अरावली की जो उत्पत्ति है वह सबसे पहले पृथ्वी पर पहली पर्वत निर्माणकारी हलचल हुई, जिसे चर्नियन हलचल या प्री कैम्ब्रियन हलचल कहते हैं, उस पर्वत हलचल के परिणाम से हुई थी। और इसीलिए अरावली एक प्री कैम्ब्रियन कालीन पर्वत है। कैसा है? प्री कैम्ब्रियन कालीन पर्वत है, जिसमें ग्रेनाइट या जटिल रवेदार चट्टानें पाई जाती। यह ध्यान रखना। अरावली पर्वतमाला प्री कैम्ब्रियन कालीन पर्वत या चरणियन पर्वत है, जिसमें प्री कैम्ब्रियन कालीन ग्रेनाइट या रवेदार चट्टानें यहां दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से चर्नियन हलचल का परिणाम है या चर्नियन पर्वत है। क्योंकि प्री कैम्ब्रियन सबको पता है कि अरावली की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई, लेकिन यदि यहीं पर पूछ ले कि निम्नलिखित में से चर्नियन पर्वत है, तो ध्यान रखना अरावली पर्वतमाला जो है वह एक चर्नियन पर्वत का उदाहरण है, और जिसमें कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? प्री कैम्ब्रियन कालीन ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है या रवेदार चट्टानें पाई जाती है। अब ध्यान रखना कि जो प्री कैम्ब्रियन कालीन पर्वत है वह अपने मूल रूप में नहीं है, अपक्षरण, अपर्दन और अनाच्छादन के कारण उनका वास्तविक रूप क्या हो गया है? समाप्त हो गया है। इसीलिए यह वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत के रूप में पाया जाता है। तो दूसरा पॉइंट यह ध्यान रखना कि अरावली पर्वतमाला
अपने मूल स्वरूप में दूसरा पॉइंट कि अरावली जो है वह अपने मूल स्वरूप में नहीं है। पृथ्वी पर बहिर्जात बल जैसे अपक्षरण, अपरदन, आनाच्छादन के कारण अरावली पर्वतमाला का वास्तविक या मूल स्वरूप समाप्त हो गया है। अतः अरावली पर्वतमाला वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत या घर्षित पर्वत का उदाहरण। तो इस प्रकार से हमें अरावली की उत्पत्ति के संदर्भ में पूछा जाता है कि अरावली की उत्पत्ति कब हुई, कि अरावली की उत्पत्ति आद्य महाकल्प, पूर्व प्राथमिक युग, प्री कैम्ब्रियन काल में। अब यहां ध्यान रखना किससे हुई है, तो यहां ध्यान रखना एक एक पॉइंट। यदि वहां पृथ्वी के संदर्भ में भूखंड पूछे तो गोंडवाना लैंड से हुई है। अब गोंडवाना लैंड में यदि वहां गति पूछे, भू संचलन, तो अभिसारी गति के कारण, और अभिसारी गति से कौन से बल उत्पन्न हुआ, संपीड़न बल, और संपीड़न बल से कौन सी क्रिया हुई, वलन की क्रिया हुई। और यह वलन की क्रिया से एक मोड़दार पर्वत के रूप में जिस पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ उसे ही हम अरावली पर्वतमाला कहते हैं। तो इस प्रकार से हमें जब भी हम अरावली पर्वतीय प्रदेश का अध्ययन करें तो सबसे पहले अरावली की उत्पत्ति को समझने की कोशिश करें। और यदि आपने अरावली की उत्पत्ति को समझ लिया तो आपसे कई प्रश्न कि अरावली किसका भाग है, या राजस्थान का सबसे प्राचीनतम भूखंड कौन सा है, विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला कौन सी है, वर्तमान में अरावली किसका उदाहरण है, जो प्रश्न हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का हम आसानी से आंसर दे पाएं। और जितने भी पॉइंट्स हमने पढ़े यह किसी न किसी रूप में एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। और इसीलिए हमें एग्जाम में कई बार चट्टाने पूछते हैं कि अरावली में कौन सी चट्टाने पाई जाती है, तो हम कहते हैं प्री कैम्ब्रियन कालीन ग्रेनाइट चट्टाने पाई जाती है। वर्तमान में अरावली किसका उदाहरण है, सामान्यतः किताबों में लिखा हुआ है अवशिष्ट पर्वत, लेकिन अवशिष्ट पर्वत को घर्षित पर्वत भी कहते हैं। तो हो सकता है नया शब्द घर्षित पर्वत आपसे पूछ ले कि निम्न में से कौन सा एक घर्षित पर्वत का उदाहरण है। तो इस प्रकार से हमें राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में जब हम अरावली की बात करते हैं तो सबसे पहले हम अरावली की उत्पत्ति का अध्ययन करते हैं, जिसके बारे में हमने चर्चा की। और इसी के साथ अरावली की जो उत्पत्ति है वह कंप्लीट होता है। आगे हम अरावली के विस्तार, विशेषता और वर्गीकरण को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।